बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंगल फेज़ रेक्टिफायर जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास थ्री फेज़ रेक्टिफायर्स की तरफ जाते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन को फिर से विज़िट कर लेंगे और फिर हम थ्री फेज़ सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। थ्री फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसके ऑपरेशन को समझेंगे और फिर उसके इनपुट पावर फैक्टर की डेरिवेशन होगी और फूरियर एनालिसिस करेंगे हम इसके आउटपुट वेवफॉर्म की। तो हमारे पास ये क्लासिफिकेशन रेक्टिफायर्स में कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड हम इनमें डिवाइड कर देते हैं। अनकंट्रोल्ड में डायोड होते हैं हमारे पास, कंट्रोल्ड में थायरिस्टर्स होते हैं, कंट्रोल्ड में आउटपुट जो है वो एडजस्टेबल होती है। तो हमारे पास फर्दर इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो सिंगल और थ्री फेज़ है कि इनपुट जो वेवफॉर्म है, जो इनपुट वोल्टेज है वो सिंगल फेज़ हो सकता है, एक सिंगल फेज़ हो सकता है या थ्री फेज़ हो सकता है। तो इसी तरह कंट्रोल के केस में भी हमारे पास सिंगल और थ्री फेज़ रेक्टिफायर होते हैं, जिसका मतलब जो अप्लाइड एसी है वो सिंगल फेज़ या थ्री फेज़ हो सकती है। तो थ्री फेज़ रेक्टिफायर्स की डेप्थ में जाने के लिए हम पहले थ्री फेज़ सोर्स को इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि थ्री फेज़ सोर्स क्या होता है। तो सिंगल फेज़ में हमारे पास एक ही वेवफॉर्म होती है, एक ही इक्वेशन होती है सोर्स की, जबकि थ्री फेज़ में हमारे पास तीन इक्वेशंस होती हैं क्योंकि तीन सोर्सेज होते हैं। उनके एम्पलीट्यूड जो है सेम होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और उनका जो फेज़ है वो डिफरेंट होता है। सब में एक फ़ेज़ शिफ्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो अगर हमारे पास थ्री फेजेस हैं तो 2 पाई का एक साइकिल है, उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 पाई/3 जो है हमारे पास फेज़ शिफ्ट रहता है दो फेजेस के बीच हमारे पास थ्री फेज सिस्टम में। और अगर हम 360 डिग्री लिखते हैं डिवाइड बाय 3 तो इसका मतलब है 120 डिग्री फेज़ शिफ्ट रहता है। तो डिग्री में 120 डिग्री, जबकि रेडियन में 2 पाई/3। तो अगर हम जो फेज़ वोल्टेज है ए, उसके फेज़ को सेट कर देते हैं पाई/6, तो अगला जो फेज़ है बी उसमें हम ऐड कर देंगे, पहले वाले में हम ऐड कर देंगे 2 पाई/3 या 2 पाई/3 का मतलब हो गया 4 पाई/6, तो उससे आ जाएगा 5 पाई/6। और फर्दर अगर हम इसमें 4 पाई/6 को ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 9 पाई/6। तो इस तरह से इन तीनों फेज़ वोल्टेजेस के बीच एक फेज़ शिफ्ट है और वो है हमारे पास 2 पाई/3 या 4 पाई/6 का। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बताई गई है। एक हमारे पास है VA, एक हमारे पास VB और VC। इन तीनों फेजेस का जो एक एंड है उसको कनेक्ट कर दिया गया है और ये बनता है न्यूट्रल पॉइंट, और इस कनेक्शन को हम कहते हैं वाई कनेक्शन या स्टार कनेक्शन। तो ये हमारे पास वाई कनेक्शन या स्टार कनेक्शन और न्यूट्रल पॉइंट इसमें बनता है। फिर हमारे पास जो दो फेजेस के बीच का वोल्टेज है, फॉर इंस्टेंस फेज़ ए का फेज़ बी के रिस्पेक्ट से ये बन जाएगा VAB। इसी तरह फेज़ बी का विद रिस्पेक्ट टू फेज़ सी जो है बन जाएगा VBC, और फेज़ सी का विद रिस्पेक्ट टू फेज़ ए बनता है VCA। तो ये हमारे पास कहलाते हैं लाइन वोल्टेजेस। तो ये हमारे पास फेज़ वोल्टेजेस हैं और लाइन वोल्टेजेस हमारे पास यहाँ पे है, लाइन टू लाइन वोल्टेजेस। और VAB मिसाल के तौर पे हमारे पास है लाइन वोल्टेज, तो ये हमारे पास VA माइनस VB से आता है कि A में से B को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बनता है VAB। अब यहाँ पे एक अलजेब्रिक ऑपरेशन जो है कि A में से B को सब्ट्रैक्ट करना, इसके लिए हम क्या करते हैं कि फेजर्स की तरफ जाते हैं। फेजर्स हमारे पास सिंपली क्या होते हैं कि अगर हमारे पास साइनोसाइड्स हैं तो उनका एक वेक्टर फॉर्म होता है, तो वेक्टर फॉर्म में फिर हम उसकी एडिशन को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये करते हैं कि फेजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास है VA, तो VA का जो फेज़र है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल V से और सब्सक्रिप्ट में A, और उसके ऊपर एक वेक्टर जो है ड्रॉ कर देते हैं, एरो ड्रॉ कर देते हैं। इसकी जो पीक वैल्यू है इसको यूज़ कर लेते हैं और इसके फेज़ को यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन इसमें से निकल जाएगी और हमारे पास सिर्फ जो इसकी पीक है और फेज़ है वो यूज़ हो जाएगा। इसी तरह VB के केस में हमारे पास पीक और फेज़, और VC के केस में भी पीक और फेज़ जो है, तो ये हमारे पास फेज़र्स आ जाएंगे
फेजेस आ जाएंगे इन तीनों फेज़ वोल्टेज के। तो हम इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले वी ए को ड्रॉ कर लेते हैं। तो वेक्टर की तरह इसको ड्रॉ करना है सिंपली, कि हमारे पास है इसकी जो लेंथ बनेगी वो वी हैट है, और जो एंगल बनेगा इस वी ए का विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये -π/6 हो जाएगा। इसी तरह फिर अगला जो फेज़ है वी बी, उसका फेज़र आ गया वी बी, और ये हमारे पास पहले फेज़ के बनिस्बत ये 2π/3 शिफ्टेड है। तो 2π/3 ये शिफ्टेड है पहले के रिस्पेक्ट से, और -5π/6 जो है विद रिस्पेक्ट टू दी रियल एक्सिस। उसके बाद हमारे पास बारी आती है 9π/6 की, जिसको फेज़ सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो 9π/6 का मतलब है कि इस रियल एक्सिस से यहाँ तक 9π/6 है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच भी हमारे पास है 2π/3। तो ये जो रेड में मैंने ड्रॉ किए ये हमारे पास जो फेज़ वोल्टेजेस हैं, तो ये वाला टेरा वी ए, ये हमारे पास वी बी, और ये हमारे पास वी सी। अब हमारे पास इन फेज़र से हम जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है वो कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे हमें वी ए बी फाइंड करना है, तो उसका मतलब वी ए माइनस वी बी करना है। तो फेज़र्स के ज़रिए कैसे करेंगे? फेज़र्स के ज़रिए ऐसे करेंगे हम कि वी ए बी अगर हमें करना है तो ये जो बी है उसका नेगेटिव लेंगे और उसको ऐड कर देंगे हम ए के साथ। बी का लेंगे नेगेटिव और ए के साथ ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास है वी बी, और इसका नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, तो ये नेगेटिव वी बी। यहाँ पे है हमारे पास वी ए, तो इसके साथ ऐड करेंगे हेड टू टेल रूल से। तो इसके हेड से हम ड्रॉ कर सकते हैं वी ए को, या हमारे पास जो वी ए है उसके हेड से नेगेटिव वी बी को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो रिज़ल्टेंट हमारे पास बनेगा, ये बनेगा रिज़ल्टेंट वी ए बी कहलाएगा। इसी तरह अगर हम वी बी सी करते हैं, तो मैं इसके लिए जगह बना लेता हूँ। वी बी सी हमारे पास कुछ यूँ होगा कि बी हमारे पास पहले से मौजूद है ये, और सी के लिए हमें क्या करना होगा, उसका नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो सी का नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव वी सी हो गया। और अब हम वी बी और नेगेटिव वी सी को ऐड करेंगे हेड टू टेल रूल से, क्योंकि हम वी बी सी करने लगे हैं। तो वी बी सी जो है हमारे पास वी बी माइनस वी सी से आएगा। सो वी सी का नेगेटिव वी बी के साथ ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास जो रिज़ल्टेंट है वो वी बी के हेड से नेगेटिव वी सी, या नेगेटिव वी सी के हेड से अगर हम वी बी को ड्रॉ करते हैं तो ये बनता है वी बी सी। इसी तरह वी सी ए में हमारे पास सी जो है वो पहले से यहाँ पे मौजूद है, और ए का जो नेगेटिव है ये हमारे पास ए बन रहा है, इसका नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा, और फिर इनको हम ऐड कर देंगे हेड टू टेल रूल से। तो ये हमारे पास रिज़ल्टेंट आ जाएगा वी सी ए। तो ये हमारे पास लाइन वोल्टेजेस के फेज़र आ गए हैं। तो लाइन वोल्टेजेस के फेज़र अगर हम हमारे पास होते हैं तो उसमें से हम इनके जो टाइम इक्वेशंस हैं वो हम निकाल सकते हैं आराम से। तो वी ए बी को फॉर इंस्टेंस हम थोड़ा सा गौर से देख लेते हैं कि वी ए बी में हमारे पास हो क्या रहा है। तो वी ए बी में अगर हम इसको कम्प्लेक्स उसमें लेके जाते हैं, वी ए को और वी बी को, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेके जाते हैं, ऐड करते हैं, दोबारा से पोलर फॉर्म में लेके आते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है। ये फॉर्म क्या बता रही है कि जो वी ए बी है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो √3 टाइम्स जो है वो बढ़ेगा, और उसका जो फेज़ है वो अब क्या है हमारे पास, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है वी ए बी। तो इसका मतलब इसका जो एंगल है वो 0 है, 0 रेडियन या 0 डिग्री। तो सिंपली क्या हुआ है कि इसके फेज़ में एक शिफ्ट आया है रिलेटिव टू वी ए, जिसमें -π/6 फेज़ है। वी ए बी में π/6 का शिफ्ट आके ये पहुंच गया है 0 पे। तो हमारे पास इसी तरह से अगर इसी कंसिस्टेंसी से हम जाएं तो वी बी सी में क्या होगा कि वी बी सी में भी हमारे पास √3 का स्केलिंग फैक्टर होगा, और हमारे पास -5π/6 में π/6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4π/6, जो कि 2π/3 बनता है। तो 2π/3 जो है -2π/3 ये हमारे पास यहाँ पे
उसका फेज़ है। इसी तरह 9π/6 में अगर हम -9π/6 में अगर हम π/6 ऐड कर दें तो हमारे पास 8π/6 जो कि -4π/3 बनता है। तो इस तरह से हमारे पास जो फेजेस हैं लाइन वोल्टेजेस के VAB, VBC, VCA, ये हमारे पास आ जाएंगे। और फिर हमने इसमें से अगर टाइम इन्फॉर्मेशन निकालनी है, लेट्स से VAB एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है, तो ये जो पीक वैल्यू है यहाँ पे सेट कर देंगे और फ्रीक्वेंसी जो हमने अनअटेंडेड छोड़ी ω/ST, फेज़ क्योंकि ज़ीरो है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। VBC के केस में हमारे पास एम्पलीट्यूड वही रहेगा √3 टाइम्स V हैट, और जो फेज़ है वो हो जाएगा -2π/3। VCA के केस में अगेन √3 V हैट, और जो फेज़ है वो हो जाएगा -4π/3। अब हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं फेज़ वोल्टेजेस को और लाइन वोल्टेजेस को, और ये इम्पॉर्टेंट है जब हम एनालिसिस करते हैं 3 फेज़ रेक्टिफायर्स का, हमें रेफरेंस के लिए ये प्लॉट्स बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं फेज़ वोल्टेजेस और यहाँ पे हम बना रहे हैं लाइन टू लाइन वोल्टेजेस जो हैं वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो 3 फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में यहाँ पे हमें V0 बनाना पड़ेगा और यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस डायोड, तो कोई भी डायोड है, लेट्स से 1 है, 2 है, 3 है, तो उसके लिए हमें लाइन वोल्टेजेस वाली इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेगमेंट्स बनाएंगे π/6 के, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व है π/6, 5π/6, 9π/6, तो यहाँ पे हम सेगमेंट्स बनाएंगे π/6, 2π/6, फिर हम अगला सेगमेंट बनाएंगे 3π/6, 4π/6, फिर आ जाएगा 5π/6, 6π/6 जो कि पाई है, 7π/6, 8π/6, फिर हमारे पास आ जाएगा 9π/6, 10π/6, 11π/6, 12π/6 जो कि 2π है, और ये आ जाएगा 14π/6। तो हमारे पास सेगमेंट्स आ जाएंगे π/6 के। तो अब फॉर इंस्टेंस हमें VA को प्लॉट करना है, तो VA को प्लॉट करने के लिए हमारे पास स्टार्ट करेंगे हम π/6 से। ये जो फेज़ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम π/6 से स्टार्ट लेंगे। अब एंड कहाँ पे करेंगे, हमें आगे बढ़ना है 6π/6 जो कि पाई के इक्वल है, तो एक हाफ साइकिल कंप्लीट होना है पाई रेडियन में, तो इसका मतलब हमें आगे बढ़ना है 6π/6 तक। तो अगर हमें π/6 से हमने स्टार्ट लिया है तो आगे हम बढ़ेंगे 6π/6, तो इसका मतलब है हमें पहुंचना चाहिए 7π/6 पे हाफ साइकिल में। तो ये हाफ साइकिल आ जाएगा 7π/6 तक। फिर 7π/6 से हम शुरू करेंगे तो हमें जाना पड़ेगा 13π/6 तक, क्योंकि 7π/6 में हम ऐड करेंगे 6π/6 तो हम पहुंच जाएंगे 13π/6 पे। फिर 13π/6 से पहुंचेंगे 19π/6 पे, तो ये VA आ जाएगा। इसी तरह VB को अगर हम ड्रॉ करना शुरू कर दें तो VB के लिए हमें जाना पड़ेगा 5π/6 पे, यहाँ से स्टार्ट लेंगे और ये पहुंच जाएंगे हम 5π से 11π, और 11π से फिर हम पहुंच जाएंगे 17π पे नेगेटिव हाफ साइकिल में, और 5π से अगर हम स्टार्ट लेते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल तो यहाँ पे कहीं पे -π/6 तक इसका साइकिल कंप्लीट होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं और VC को, तो VC के केस में हमारे पास है 9π/6, तो 9π/6 से हम स्टार्ट लेंगे और 15π/6 तक हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह 9π/6 से पीछे आएंगे तो 3π/6 तक। तो ये हमारे पास VA, VB और VC इस तरह से हमारे पास प्लॉट हो जाएंगे। अब आते हैं लाइन वोल्टेजेस की तरफ। तो लाइन वोल्टेजेस में हमारे पास हमें जो सेगमेंट्स हैं वो π/6 की बजाय π/3 के चाहिए। तो π/6 और 3π/6 के बीच है हमारे पास 2π/6, ये है 2π/6, तो 2π/6 को हम नीचे प्रोजेक्ट कर देते हैं, वो है π/3। इसी तरह 4π/6 जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं, वो हो जाएगा 2π/3, 6π/6 हो जाएगा पाई, और 8π/6 4π/3, 10π/6 जो है वो 5π/3, और 12π/6 जो है वो 2π, और इसी तरह से जो इवन मल्टीपल्स हैं π/6 के उनको हम प्रोजेक्ट कर देंगे नीचे। तो हमारे पास ये जो सेगमेंट है इनकी लेंथ है π/3, इन सेगमेंट्स की जो लेंथ है वो π/3 है। ऊपर वाले सेगमेंट्स की जो लेंथ थी वो हमारे पास π/6।
तो अब हम लाइन वोल्टेजेस को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले वी ए बी, तो फेज़ यहाँ पे क्योंकि ज़ीरो है तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा और एंड होगा ये पाई पे। तो अब हमने जो भी स्टार्ट है उसमें ऐड करना होगा 3π/3 को। तो अब हमने अगला हाफ साइकिल कंप्लीट करना है, सो पाई से लेके 2π तक चले जाएंगे, फिर 2π से 3π तक। तो ये हमारे पास वी ए बी। अब उसके बाद हमने ड्रॉ कर लेना है वी ए बी के बाद वी बी सी। तो वी बी सी के लिए हम आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास फेज़ है 2π/3, तो हम स्टार्ट लेंगे 2π/3 से और कंप्लीट हो जाएगा ये 5π/3 पे। और फिर 5π/3 से अगर हम स्टार्ट लेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा 8π/3 पे। इसी तरह अगर यहाँ से स्टार्ट लिया है 2π/3 से, सो -π/3 पे जाके ये साइकिल कंप्लीट होगा, तो वी बी सी। इस तरह वी सी ए की तरफ आते हैं तो हमारे पास फेज़ है 4π/3, तो हमारे पास 4π/3 से स्टार्ट लेंगे हमारे पास, और ये हमारे पास चलेगा 7π/3 तक। और 7π/3 से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो चलेगा 10π/3 तक। तो वी सी ए और वी सी ए का नेगेटिव साइकिल जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4π/3 से हम स्टार्ट लेंगे π/3 तक आ जाएगा। तो वी सी ए भी हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे जो प्लॉट किया वी ए बी, वी बी सी, वी सी ए, हम इनका जो अपोजिट है वो भी प्लॉट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास वी ए बी है, इसका अपोजिट जो है वो होगा, मतलब 180 डिग्री या पाई रेडियन शिफ्टेड जो वर्जन होगा वो हमारे पास कहलाएगा वी बी ए। तो वी बी ए हमारे पास सिंपली क्या है, वी बी माइनस वी ए है कि फ़ेज़ बी का विद रिस्पेक्ट टू फेज़ ए। तो अगर हमारे पास वी ए बी है तो उस वेव फॉर्म को सिंपली हम नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वी बी ए। तो अगर वी बी ए ड्रॉ करते हैं तो सिंपली हमें क्या करना है कि स्टार्ट लेंगे जहाँ पे वी ए बी पॉजिटिव है वहाँ पे उसको होना चाहिए नेगेटिव। जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है वी ए बी वहाँ पे वी बी ए को होना चाहिए पॉजिटिव। इसी तरह फिर से अगर पॉजिटिव हो रहा है वी ए बी तो नेगेटिव हो जाएगा वी बी ए। इसी तरह दूसरी वेव फॉर्म को देख लेते हैं। वी सी ए है, उसका जो 180 डिग्री शिफ्टेड वर्जन होगा वो वी ए सी होगा। तो हमारे पास ये आ जाता है वी ए सी, क्योंकि जो ग्रीन में है वी सी ए वो नेगेटिव है तो उसका अपोजिट जो बन रहा है वी ए सी वो पॉजिटिव बनेगा। इसी तरह फिर वो वी ए सी जब पॉजिटिव हो रहा है तो ये नेगेटिव बन जाएगा फिर से पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इस तरह से 6 लाइन टू लाइन वोल्टेजेस बनती हैं। टोटल ए बी बनता है हमारे पास, वी बी सी और बनता है वी सी ए। इनके जो 180 डिग्री शिफ्टेड वर्जन है वो बनेंगे वी बी ए, वी सी बी और वी ए सी। तो ये 6 हमारे पास टोटल लाइन वोल्टेजेस बनेंगे। तो हमारा जो पहला 3 फेज़ रेक्टिफायर है वो है 3 फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर या 3 फेज़ स्टार रेक्टिफायर भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो 3 फेज़ सोर्स हैं उसको हम देख लेते हैं। उसमें वी ए, वी बी और वी सी का जो एक एंड है उसको आपस में हमने कनेक्ट किया हुआ है, वो न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है हमारे पास। तो ये स्टार कनेक्टेड सोर्स है और हर एक फ़ेज़ के अंदर एक डायोड हमने लगा दिया है सीरीज़ में। तो हमारे पास फ़ेज़ ए के अंदर डायोड D1, डायोड D2 है फ़ेज़ 2 में, फ़ेज़ बी में, और फ़ेज़ सी में हमारे पास है डायोड D3। इनके जो कैथोड है तीनों डायोड के उनको हमने कॉमन कर दिया है और वो जो कॉमन कैथोड कनेक्शन है वो लोड का एक टर्मिनल बन रहा है, जबकि जो न्यूट्रल है सोर्स का वो लोड का दूसरा एंड बन रहा है। तो इस तरह से हमारे पास 3 फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर बनता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि डायोड इन तीनों में से कौन सा डायोड है जो कि कंडक्ट करेगा। कंडक्शन का रूल क्या है ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है। तो अगर एक बार ये चीज़ समझ में आ जाती है तो हमारे पास एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन बना देते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन ये है कि फॉर इंस्टेंस हमारे पास है फेज़ सी जो है उसमें वोल्टेज हम बता देते हैं कि यहाँ पे है -7 फॉर इंस्टेंस, और डायोड D2 में है लेट्स से हमारे पास 3 वोल्ट,
और हमारे पास जो ए है उसमें लेट्स से 12 वोल्ट है। तो किसी एक टाइम इंस्टेंट के ऊपर हम देख रहे हैं। अब पॉइंट यह है कि कंडक्शन का सोचेंगे कि कौन सा डायोड इन तीनों में से कंडक्ट करेगा। तो अगर हम कहते हैं कि इसका एनोड नेगेटिव वोल्टेज पे है तो चलें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये डायोड कंडक्ट नहीं कर सकता। अगर D2 की बात करें तो इसके एनोड के ऊपर, अभी हम कैथोड को क्योंकि नहीं देख रहे हैं, अगर सिर्फ एनोड को देख रहे हैं, हम लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं कि D2 जो है वो कंडक्ट करेगा क्योंकि इसका एनोड जो है वो पॉजिटिव है। तो हम लेट्स से इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये कंडक्शन मोड में है। तो अगर ये डायोड D2 कंडक्शन मोड में है तो इसका मतलब ये डायोड अगर शॉर्ट है, एक शॉर्ट सर्किट की तरह है, एक क्लोज स्विच की तरह है, तो इसका मतलब ये जो 3 वोल्ट इसके एनोड पे है ये होना चाहिए यहाँ पे भी। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे होगा 3 वोल्ट। तो अगर यहाँ पे 3 वोल्ट है तो अब हम आते हैं फेज़ ए की तरफ। फेज़ ए में अब हमारे पास जो डायोड है D1 उसका एनोड है 12 वोल्ट के ऊपर और उसका कैथोड हम कह रहे हैं 3 वोल्ट के ऊपर है। तो इसका मतलब इसके क्रॉस जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज है वो बन रहा है हमारे पास 12 माइनस 3 जो कि इक्वल है 9 वोल्ट के। तो इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव है और पॉजिटिव का मतलब है कि ये डायोड असल में कंडक्शन मोड में है और ये डायोड ही कंडक्ट करेगा। तो अगर ये डायोड कंडक्ट करता है और उसके नतीजे में यहाँ पे आता है हमारे पास 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट का मतलब है कि हमारे पास D2 कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है वो अब हमारे पास बनता है 3 माइनस 12 जो कि -9 वोल्ट बन रहा है। तो डायोड D2 के क्रॉस वोल्टेज नेगेटिव है इसलिए वो कंडक्ट नहीं करेगा। अब इसको समराइज़ करते हैं तो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट काफ़ी है कि डायोड विद द हाईएस्ट फेज़ वोल्टेज विल कंडक्ट, के इन तीनों में से वही डायोड कंडक्ट करेगा जिसकी फेज़ वोल्टेज जो है मैक्सिमम हो। हाईएस्ट फेज़ वोल्टेज वाला फेज़ जो है कंडक्ट करेगा, उस फेज़ के अंदर जो भी डायोड है वो कंडक्ट करेगा। तो अब अगर कंडक्शन शुरू हो जाती है, लेट्स से डायोड D1 कंडक्ट करता है, तो सिंपली क्या होगा कि D1 जो है वो कंडक्शन मोड में होगा, बाकी दो जो है वो ऑफ स्टेट में होंगे और V0 हमारे पास इक्वल होगा VA के। इसी तरह अगर D2 कंडक्ट करता है तो फिर हमारे पास होगा V0 इक्वल्स टू VB के और D3 और D1 जो है वो ऑफ होंगे, उन फेजेस में से कोई करंट नहीं आएगा। इसी तरह फिर D3 के साथ अगर कनेक्ट करते हैं हम लोड को, D1 और D2 डिस्कनेक्ट होंगे। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं कि V0 इज इक्वल्स टू VA व्हेन D1 इज़ ऑन, V0 इक्वल्स टू VB व्हेन D2 इज़ ऑन एंड V0 इक्वल्स टू VC व्हेन D3 इज़ ऑन। अब मज़ीद इसको वेव फॉर्म के ज़रिए हम देख लेते हैं कि आउटपुट की जो वेव फॉर्म है वो कैसे बनेगी। तो मैथमेटिकली हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि V0 इज़ एक्चुअली इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ VA, VB एंड VC। इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वही हमारे पास V0 बनेगा। तो वेव फॉर्म के ज़रिए हम देख लेते हैं। दोबारा से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं फेज़ वोल्टेजेस और साथ में हम लाइन वोल्टेजेस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो फेज़ वोल्टेजेस में हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं आउटपुट को। तो VA हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे π/6 से शुरू हो रहा है और ये हमारे पास VA आ जाएगा। फिर हमारे पास जो दूसरा फेज़ है VB वो 5π/6 से शुरू होगा और ये हमारे पास VB बनेगा। और फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं VC को। तो VC हमारे पास 9π/6 से शुरू होगा और ये हमारे पास पीछे आ जाएगा 3π/6 तक। तो ये हमारे पास 3 फेज़ वोल्टेजेस हैं और हमने डिक्लेयर किया है कि V0 असल में क्या होगा, वो होगा मैक्सिमम ऑफ VA, VB एंड VC। तो इन वोल्टेजेस का हम देखते हैं कि मैक्सिमम कहाँ पे आता है। तो इस पॉइंट पे आ जाते हैं। इस पॉइंट के ऊपर VC और VA दोनों इक्वल हैं, क्रॉसिंग हो रही है। क्रॉसिंग का मतलब है कि ये आपस में इक्वल है। अब इसके आगे क्या होता है, जैसे ही हम राइट की तरफ जाते हैं हमारे पास क्या होता है, VA जो है वो B और C से मैक्सिमम हो जाता है, मतलब A जो है मैक्सिमम हो जाता है B से भी और C से भी इसकी वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाती है। तो C जो है यहाँ पे कहीं चल रहा है, B जो है यहाँ पे कहीं चल रहा है और A जो है इनसे ऊपर जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ तक हमारे पास जो VA है ये बनेगा V0 और जो डायोड D1 है ये रहेगा कंडक्शन मोड में इस रेंज में। तो यहाँ पे जो सॉलिड लाइन से शो किया जा रहा है ये पार्ट बन रहा है V0।
फिर जब हमारे पास इस पॉइंट की तरफ आते हैं पाई रेडियन पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी बी जो है वो मैक्सिमम हो रहा है और ए और सी जो है वो अब नीचे चले गए, इनके लेवल नीचे हैं। तो अब हमारे पास वी बी बनता है वी नॉट, और उसके बाद जो है वी सी मैक्सिमम हो जाता है, तो फिर वी सी हमारे पास वी नॉट बन जाता है, और फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा। और यहाँ पे डायोड की कंडक्शन को हम देखें कि D2, D3 एंड देन D1, D2। तो VA है तो D1, VB है तो D2 और VC है तो D3, और ये जो है हमारे पास प्रोसेस उसके बाद रिपीट हो रहा है। तो सिंपली हमने इनके जो पीक्स हैं उनको ट्रेस कर दिया और ये हमारे पास वेव फॉर्म बन गई है V नॉट। अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। तो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड को हम ऐसे देखेंगे कि अगर D1 कंडक्शन मोड में है तो उसके क्रॉस वोल्टेज होगी 0, लेकिन अगर D2 कंडक्शन मोड में है तो उसका मतलब है कि V नॉट हमारे पास इक्वल होगा VB के, और V नॉट जब VB के इक्वल होगा तो डायोड D1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बन जाएगी, इसका एनोड है VA के ऊपर और जो कैथोड है वो VB के ऊपर, सो VAB हमारे पास होगा अगर D2 कंडक्शन मोड में है। इसी तरह अगर हमारे पास D3 कंडक्शन मोड में आ जाता है तो V नॉट जो है वो इक्वल हो जाएगा VC के, और उसका मतलब है कि D3 के ऑन होने से हमारे पास आ जाएगा VAC, इसका एनोड होगा A पे, इसका कैथोड होगा C पे। सो हमारे पास VAC जो है वो वोल्टेज होगा अक्रॉस द डायोड। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं लाइन वोल्टेजेस में, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। तो जब कंडक्शन मोड में है D1 तो ये रेंज है, जिस तरह के नीचे हम देख सकते हैं D1 हमारे पास हम देख सकते हैं कंडक्शन मोड में है तो उसके क्रॉस वोल्टेज होगी 0। उसके बाद हम D2 को देख लेते हैं कि D2 कंडक्शन मोड में है तो हमारे पास पाई रेडियन से लेके 5π/3 तक अब हमारे पास होगा VAB। ये VAB हमने प्लॉट किया हुआ है और हम इसको ज्वाइन कर लेंगे पाई रेडियन के आगे। फिर हमारे पास D3 कंडक्शन मोड में आ जाएगा 5π/3 से लेके 7π/3 तक, इस दौरान हमारे पास D3 कंडक्शन मोड में होगा। तो जब D3 कंडक्शन मोड में होगा तब हमारे पास VAC जो है वो बनेगी वोल्टेज VD1। तो VAC भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, VAC हम ट्रेस कर लेते हैं यहाँ से आगे, और फिर D1 जब कंडक्शन मोड में आ जाएगा तो इसकी क्रॉस वोल्टेज 0। फिर हमारे पास जो है D2 कंडक्शन मोड में आएगा, सो VAB। इधर हम देख सकते हैं कि ये जो रीजन है ये हमारे पास यहाँ पे VC आउटपुट है, जिसका मतलब D3 कंडक्शन मोड में है, तो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड बनेगी VAC। अब करंट की बात कर लेते हैं कि करंट जो है वो वेवफॉर्म कैसे बनेगी। तो करंट की वेवफॉर्म के लिए हम यहाँ पे जो लोड है ये मैं बताना चाहूँगा कि लोड को हमने जेनेरिक रखा हुआ है कि ये R भी हो सकता है, रेजिस्टिव भी हो सकता है और RL भी हो सकता है। तो R के केस में हमारे पास जो करंट की वेवफॉर्म है उसकी जो शेप है वो वोल्टेज की वेवफॉर्म से उसके पल्स से रिजेंबल करेंगी। तो VA की जो वेवफॉर्म है वो बनती है V नॉट, इस तरह से हमारे पास π/3 से लेके पाई तक। तो जो करंट की वेवफॉर्म है उसकी शेप भी ऐसे ही होगी, और अगर इसकी पीक है VA की पीक है V हैट, तो IA की जो पीक है वो बन जाएगी V हैट/R। लेकिन अगर ये लोड जो है हाईली इंडक्टिव है, हम इसको एक कांस्टेंट करंट सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं, हम कह देते हैं कि लोड करंट है I0, तो ऐसे केस में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पल्स बनेगी, और जब डायोड D1 जो है वो ऑफ स्टेट में चला जाएगा, ओपन हो जाएगा, जब D2 और D3 कंडक्शन मोड में होते हैं तब इसमें से करंट जो है वो 0 होगा। फिर से जब दोबारा D1 कंडक्शन मोड में होगा तो एक रेक्टेंगुलर पल्स जो है एक पल्स बनेगी, उसके बाद फिर से करंट जो हो जाए 0। तो अब हम V नॉट RMS और V नॉट एवरेज 3 फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले पीरियड क्या बनता है 3 फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट का। तो हमारे पास 3 साइकिल कंप्लीट होते हैं, 3 साइकिल हमारे पास कंप्लीट होते हैं हमारे पास 2π रेडियन के अंदर। तो 2π रेडियन के अंदर इनपुट का एक साइकिल जब कंप्लीट हो रहा है तब हमारे पास आउटपुट के 3 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास पीरियड बनता है 2π/3। तो हम जब एवरेज फाइंड कर रहे होंगे या RMS फाइंड कर रहे होंगे तो हम 1/2π/3 करेंगे, तो वो 3 जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा। जो लिमिट्स हैं वो हमारे पास, अगर VA का जो पल्स है इसको यूज़ करते हैं तो इसकी लिमिट बनती है π/3 से लेके पाई रेडियन तक, ये हमारे पास लिमिट्स बनती हैं।
तो पाई ओवर 3 से पाई तक हम इंटीग्रेट करेंगे और इस दौरान हमारे पास जो आउटपुट है वो इक्वल टू वी नॉट इस टाइम पे इक्वल है वी ए के, जो कि इक्वल है वी हैड साइन ओमेगा टी माइनस पाई ओवर 6 के। तो अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। साइन का जो इंटीग्रल है वो होता है नेगेटिव कोसाइन, और हमारे पास लोअर लिमिट को अगर पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अपर को बाद में करते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन जो है वो हो जाएगी। तो वी हैड को बाहर निकालें और यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट कर दें पाई ओवर 3। तो पाई ओवर 3 माइनस पाई ओवर 6 इज़ पाई ओवर 6, सो कॉज ऑफ पाई ओवर 6 आ जाएगा। फिर हम इसमें अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो पाई माइनस पाई ओवर 6 इज़ 5 पाई ओवर 6, सो कॉज ऑफ 5 पाई ओवर 6 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास जो कॉज ऑफ पाई ओवर 6 है और कॉज ऑफ 5 पाई ओवर 6 है, उसके लिए मैं एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन कर देता हूँ कि कोसाइन फंक्शन को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। कोसाइन फंक्शन को ऐसे ड्रॉ करते हैं और फिर हमारे पास जो पाई ओवर 6 है वो बनता है यहाँ पे बनता है पाई ओवर 2, जहाँ पे 0 होता है। पाई ओवर 6 के ऊपर हमारे पास होता है अंडर रूट 3 ओवर 2, और यहाँ पे बनता है हमारे पास पाई, और पाई से उतना ही आ जाए अगर हम लेफ़्ट पे, तो हमारे पास ये है 5 पाई ओवर 6। तो 5 पाई ओवर 6 के ऊपर हमारे पास बनता है माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। तो हम कॉज ऑफ 5 पाई ओवर 6 की जगह लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2, और कॉज ऑफ पाई ओवर 6 की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट 3 ओवर 2। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 वी हैड ओवर 2 पाई। वी नॉट आर एम एस फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास 3 ओवर 2 पाई अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा। पाई ओवर 3 से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे और वी ए का स्क्वायर ले लेंगे। हमारे पास वी ए है वी हैड साइन ओमेगा टी माइनस पाई ओवर 6, और हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब हम साइन स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा ओवर 2। तो हमारे पास थीटा की जगह है ओमेगा एस टी, तो हम लिखेंगे 1 माइनस कॉज 2 ओमेगा एस टी माइनस 2 पाई ओवर 6, और ये जो डिनोमिनेटर का 2 है ये बाहर हम लिख देंगे। तो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1 का इंटीग्रल होगा ओमेगा एस टी, अपर लिमिट है पाई, लोअर लिमिट है पाई ओवर 3, तो हमारे पास पाई माइनस पाई ओवर 3 आ जाएगा। फिर हम इसका जो इंटीग्रल लेंगे तो वो आएगा साइन, और 2 ओमेगा एस टी का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा एस टी, तो 2 आएगा, उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और फिर हम लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन ओमेगा एस टी के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से जब हम पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके साथ एक मल्टीप्लिकेशन में 2 आएगा। इसी तरह जब हम लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई ओवर 3, तो उसके साथ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 2 वो आपको नज़र आएगा। इस सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करके हम देख लेते हैं कि हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 5 पाई ओवर 3 माइनस साइन ऑफ पाई ओवर 3। तो हमने यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन कोसाइन के लिए बनाई। हम इसी तरह अगर साइन के लिए बनाते हैं, साइन हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट करेगा इस तरह से, और इसमें हमारे पास पाई ओवर 3 के ऊपर अंडर रूट 3 ओवर 2 वैल्यू आती है। और अगर हम 5 पाई ओवर 3 की तरफ जाना चाहते हैं तो ये हमारे पास ठहरा 2 पाई, और इससे थोड़ा सा लेफ़्ट पे आते हैं, पाई ओवर 3 लेफ़्ट पे आते हैं, तो ये बनता है 5 पाई ओवर 3। तो यहाँ पे वैल्यू बनती है नेगेटिव अंडर रूट 3 ओवर 2। तो इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 0.706, जो कि बनता है 0.840 टाइम्स वी हैड। अब इनपुट पावर फैक्टर की तरफ आते हैं। इनपुट पावर फैक्टर में 2 केसेस हो सकते हैं, अगर हमारे पास रेजिस्टिव लोड है और हाईली इंडक्टिव लोड है। तो दोनों केसेस में क्या पावर फैक्टर बनेगा उसको देख लेते हैं। पावर फैक्टर की इक्वेशन को डिराइव करने के लिए इसको जहन में रख लेते हैं कि पी ए का जो एवरेज है डिवाइड बाय वी ए की आरएमएस वैल्यू और आई ए की आरएमएस वैल्यू। एक सोर्स से अगर बैलेंस 3 फेज सोर्स है तो लेट्स से हम एक सोर्स की उससे काम चला लेते हैं, उसकी एवरेज पावर डिवाइडेड बाय उसकी आरएमएस वैल्यू और उसका जो आरएमएस करंट है उसका प्रोडक्ट ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अब सोर्स की जो आरएमएस वोल्टेज है वो हमारे पास, क्योंकि सोर्स साइनोसाइडल है, तो वी हैड ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा। और अगर हम आरएमएस करंट को देखना चाहते हैं तो उसके लिए इस वेवफॉर्म की तरफ आना पड़ेगा हमें।
ये वेवफॉर्म है सोर्स करंट की अगर रेजिस्टिव लोड है। अब इसका पीरियड जो है वो बनता है 2 पाई, इसका पीरियड बनता है हमारे पास 2 पाई, यहाँ तक बनता है 2 पाई। तो 2 पाई हमारे पास है, हम डिवाइड करेंगे 2 पाई से और पाई ओवर 3 से पाई तक हम इंटीग्रेट करेंगे और ये हमारे पास आई ए है, वी ए डिवाइडेड बाय आर जो है ये बनेगा आई ए, तो इसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि हम आर एम एस ले रहे हैं। अब इसका एक लिंक बनता है हमारे पास वी नॉट आर एम एस के साथ, और वो लिंक ये है कि अगर हम यहाँ पे एक 3 को इंट्रोड्यूस कर दें तो ये बिल्कुल वही इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन क्योंकि हमारे पास इसको बैलेंस करने के लिए एक अंडर रूट 3 जो है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो हम ये जो 3 और अंडर रूट 3 है ये हमारे पास आपस में कैंसिल हो सकते हैं, हमने खुद इंट्रोड्यूस कराया ताकि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर इक्वेशन है वो इस वी नॉट आर एम एस से मैच कर सके और हम इसको लिख सकें कि ये वी नॉट आर एम एस ओवर स्क्वायर रूट 3 टाइम्स आर है। तो ये हमारे पास आई ए आर एम एस की इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अब हम पी ए एवरेज देख लेते हैं, जो फेज़ ए है उसका एवरेज पावर। तो अगर हमारे पास हम ये देखें कि आई ए का जो पीरियड है वो 2 पाई है, इसी तरह से हम पी ए का जो एवरेज है वो भी फाइंड कर सकते हैं 1/2 पाई करके। आई ए मल्टीप्लाई होगा वी ए से, तो वी ए और ये हमारे पास वी ए ओवर आर ये आ जाएगा और इसका एवरेज करेंगे हम पाई ओवर 3 से पाई तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब अगर यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दें तो फिर हमारे पास वी नॉट आर एम एस वाले उससे रिजेम्बलेंस जो है वो हो जाती है, और इस आर को और 3 को अगर हम सिर्फ साइड पे कर दें तो बाकी पूरी टर्म बन जाती है वी नॉट आर एम एस स्क्वेयर। सो वी नॉट आर एम एस स्क्वेयर इस पूरे इंटीग्रल में से आएगा और ये जो 3r बचा है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसके बाद पावर फैक्टर फाइंड करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो न्यूमरेटर में हम ले आते हैं ये टर्म और डिनोमिनेटर में एक वी ए आर एम एस और दूसरा जो है आई ए आर एम एस आ जाएगा। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारे पास, तो इक्वेशन बनेगी अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 0.84 डिवाइड बाई 3 और इसमें से पावर फैक्टर बनेगा 0.685। दूसरे केस पे आ जाते हैं कि अगर हमारे पास आर एल लोड है तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि ये रेक्टेंगुलर जो वेव फॉर्म है ये बनेगी हमारे पास हाईली इंडक्टिव लोड की वजह से। हम एज्यूम करेंगे कि लोड करंट जो है इस टाइम पे कांस्टेंट है। तो वी ए आर एम एस सोर्स वोल्टेज वो ऐसे ही रहेगी हमारे पास। आई ए आर एम एस में और पी ए एवरेज में अब फ़र्क आ जाएगा। तो आई ए आर एम एस जो है ये फाइंड करने के लिए अगेन हमारे पास पीरियड जो है वो है 2 पाई, तो हम 2 पाई से डिवाइड करेंगे और पाई ओवर 3 से लेके पाई तक हम इंटीग्रेट करेंगे। इस दौरान जो हमारे पास करंट है वो है आई नॉट, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे नॉन ज़ीरो है करंट तो इसका स्क्वायर ले लेंगे और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इससे हमारे पास बनेगा 1/2 पाई और हमारे पास आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर जो है वो मैं बाहर लिख देता हूँ। हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस पाई ओवर 3 स्क्वायर रूट, और फिर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है पाई माइनस पाई ओवर 3 इज़ एक्चुअली 2 पाई ओवर 3। तो ये 2 पाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आई नॉट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये बच जाएगा। अब पावर की तरफ आते हैं, तो पावर में हमारे पास जो आई ए है वो कांस्टेंट है और जो वी ए है उसकी ये इक्वेशन है, तो इनका प्रोडक्ट लेके हम एवरेज करेंगे। तो आई नॉट और वी हैड जो है उसको हम बाहर ले जाते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो पाई ओवर 3 माइनस पाई ओवर 6 इज़ पाई ओवर 6, और फिर अगर पाई सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पाई माइनस पाई ओवर 6 इज़ 5 पाई ओवर 6। सो कॉज ऑफ पाई ओवर 6 माइनस कॉज ऑफ 5 पाई ओवर 6, और इनको अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास इसमें से मिलेगा अंडर रूट 3 और इक्वेशन बन जाएगी ये अंडर रूट 3 आई नॉट वी हैड ओवर 2 पाई। अब सब्स्टिट्यूशन दोबारा करते हैं, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में आई वी ए आर एम एस और ये आई ए आर एम एस,
हमारे पास √3 मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √2 डिवाइड बाई 2 पाई और पावर फैक्टर आ जाएगा 0.67। तो आर के केस में, रेजिस्टिव लोड के केस में इट वाज लाइक 0.68, और अभी इंडक्टिव लोड होने की वजह से इसके जो शेप है उसको हम देख सकते हैं रेक्टेंगुलर बन रहा है। इसका मतलब है मज़ीद इसमें हार्मोनिक्स ऐड हो रहे हैं, डिस्टॉर्शन फैक्टर जो है वो मज़ीद कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन उसमें कमी आई है। तो 0.68 से 0.67 पे पावर फैक्टर कम हुआ है। फोरियर एनालिसिस की तरफ आते हैं। हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म की हम करते हैं फोरियर एनालिसिस। तो हमें एक तो चाहिए एवरेज वैल्यू और फिर कोसाइन और साइन के जो एम्पलीट्यूड्स हैं बी के और ए के, ये भी हमें चाहिए। तो ये फाइंड करेंगे। एवरेज वैल्यू जो है वो हम पिछली स्लाइड्स पे फाइंड कर चुके हैं, वी नॉट एवरेज हम फाइंड कर चुके हैं, तो ये तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब बारी है ए के और बी के की। तो बी के को सबसे पहले हम देख लेते हैं, और वी नॉट में से मैं ये वाली जो पल्स है इसको मैं चूज़ कर रहा हूँ। मतलब मैं ए को भी कर सकता हूँ, बी को और सी को, लेकिन मैं जो वी सी का ये वाला पल्स है जो कि -π/3 से लेके +π/3 तक ये पल्स है, मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। और इसकी वजह ये है कि ये पल्स जो है ये इवन सिमेट्रिक है। इस टाइम पे आउटपुट जो है इवन सिमेट्रिक है, तो इस लिहाज से फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास इवन सिमेट्रिक में जो ऑड हार्मोनिक्स है वो नहीं होंगे। इसका मतलब साइन वाले टर्म्स नहीं होंगे, और जिसका मतलब है कि जो बी के है वो हमारे पास ज़ीरो होगा। तो बी के हमारे पास जब ज़ीरो होगा तो हमें सिर्फ ए के ही फाइंड करना होगा, बी के फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आते हैं ए के की तरफ। तो हमारे पास 2 ओवर जो पीरियड है वो 2π/3 है। इंटीग्रेट करेंगे -π/3 से +π/3 तक वी नॉट के साथ कोसाइन के ओमेगा टी जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3/π, और वी नॉट जो है हमने चूज़ किया हुआ है वी सी की ये जो पल्स है, अगर हम देखें तो ये इक्वल है साइन ऑफ ओमेगा एस टी -9π/6, और 9π/6 हमारे पास बनता है यहाँ से इधर। तो अगर हम इस साइड से देखेंगे तो ये बनता है π/2 साइन ऑफ π/2, मतलब फेज शिफ्ट जो है वो साइन ऑफ ओमेगा एस टी प्लस π/2 जो कि कॉज ऑफ ओमेगा एस टी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि मैं वी नॉट को वी सी की जगह लिख सकता हूँ वी हैड कॉज ऑफ ओमेगा एस टी। और अब हम इसमें आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं कॉज ए कॉज बी की, कॉज ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉज ऑफ ए माइनस बी। तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे ओमेगा टी और ओमेगा टी को। तो कॉज ऑफ 1 माइनस के ओमेगा एस टी, और एक बार कॉज ऑफ 1 प्लस के ओमेगा एस टी, और जो 2 है उसको हम बाहर लिख देंगे। तो फिर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 1 माइनस के ओमेगा एस टी, और जो डेरिवेटिव है वो हम लेंगे 1 माइनस के टाइम ओमेगा एस टी का, तो वो हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1 माइनस के। इसी तरह जो दूसरा टर्म है उसका डेरिवेटिव साइन के अंदर जो 1 प्लस के टाइम ओमेगा एस टी है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 प्लस के आ जाएगा डिनोमिनेटर में। फिर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लिमिट्स को। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक बार हम π/3, एक बार हम -π/3, फिर दूसरी टर्म्स की तरफ आ जाएंगे। हमारे पास एक बार π/3 और एक बार -π/3। इसका हम लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस के टाइम्स 1 प्लस के इक्वल्स टू 1 माइनस के स्क्वेयर, और ये हम यहाँ पे बार लिख देंगे। तो मज़ीद इसमें हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। जो साइन के हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं, साइन की आइडेंटिटीज़ होती हैं हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर हमारे पास होता है प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। तो ये वाली आइडेंटिटीज़ यूज़ करके हम इनको एक्सपेंड करके इनको सम या कैंसिल करेंगे, और अल्टीमेटली हम ए के की इस इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे। अब इसमें हमारे पास ये जो इक्वेशन है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3v हैट है और पाई इंटू 1 माइनस के स्क्वेयर, और यहाँ पे है साइन ऑफ π/3 -1 टू द पावर k। अब होगा ये कि अगर k की वैल्यू होती है हमारे पास ऑड, अगर k की वैल्यू होती है ऑड,
तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव, ये -1 जो है इसमें से हमें नेगेटिव मिलेगा, -1 मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो k की वैल्यू क्योंकि ग्रेटर देन 1 होती है, तो इसका मतलब इस 1 - k² में से भी एक नेगेटिव नंबर होगा। तो इससे रिलेटेड जो k ऑड है उससे रिलेटेड जो एंट्री है वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर k हमारे पास इवन होता है तो फिर हमारे पास एक नेगेटिव टर्म होगी। तो दूसरी चीज़ जो कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि k की वैल्यू हमारे पास हो सकती है 3, 6, 9 और इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 3, क्योंकि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 3 टाइम्स दी सोर्स फ्रीक्वेंसी है। तो इस वजह से हमारे पास इसमें कंपोनेंट होगा 3 ओमेगा एस, 6 ओमेगा एस, 9 ओमेगा एस, मल्टीपल्स ऑफ 3 ओमेगा एस। तो इस वजह से k की वैल्यू 3, 6, 9 जो है इस तरह से होगी। तो DC वैल्यू पहले हम लिखेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे k की वैल्यू को इक्वल टू 3, फिर हम यूज़ करेंगे k की वैल्यू को 6, k की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे 9। तो ये जो टर्म है ये हमारे पास इस इक्वेशन से आ जाएगी। ये जो टर्म है ये यहाँ पे आएगी, ये फिर ये पीक यहाँ पे आ जाएगी और फिर ये पीक जो है वो यहाँ पे आ जाएगी फॉर k इक्वल्स टू 3, 6 एंड 9। और ओमेगा एस के साथ जो है k इसी तरह यहाँ पे 9, 6 और यहाँ पे 9। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स दी सोर्स फ्रीक्वेंसी है। इस वजह से हम इसको नाम देते हैं 3 पल्स रेक्टिफायर का भी, इट्स कॉल्ड 3 पल्स रेक्टिफायर। और हमारे पास ऐसे भी रेक्टिफायर होंगे जिसमें हमारे पास जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो 6 टाइम्स दी इनपुट फ्रीक्वेंसी, तो उसको फिर हम 6 पल्स रेक्टिफायर कहेंगे। तो ये दूसरी तरह की हमारे पास क्लासिफिकेशन है जिसमें हम देखते हैं कि इनपुट की एक पल्स में आउटपुट के कितने पल्सेस कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्योंकि 3 पल्स कंप्लीट हो रहे हैं तो इट्स अ 3 पल्स, और अगर हमारे पास 6 पल्स कंप्लीट होंगे तो इट्स अ 6 पल्स, 18 पल्स होंगे तो 18 पल्स रेक्टिफायर कहलाएंगे वो।